हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपको एसएससी एमटीएस का एनालिसिस, जो कि 10 फरवरी सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चनों के साथ हम आपको इस वीडियो में एनालिसिस कराएंगे। आखिर चलिए देखते हैं कि 10 फरवरी को सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और जिस भी स्टूडेंट की आने वाली शिफ्टों में अगर एग्जाम है तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है वो तबला से संबंधित हो जाते हैं। किससे? तबला से संबंधित है, जो कि उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के विश्व प्रसिद्ध तबला वादक वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के तबला वाद्य से सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उन्होंने तबले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई? पहचान दिलाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उनके जो पिता हो जाते हैं उस्ताद अल्लाह रखा, जो कि महान तबला वादक थे। उनकी संगीत शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय हो जाती है। और अगर उनका प्रमुख सम्मान पूछा जाए तो उन्हें पद्मश्री मिला, भूषण और पद्म विभूषण मिला। विदेशी कलाकारों के साथ उनकी प्रस्तुति दी है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे हो जाते हैं। जो कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, मतलब 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र, घने जंगल, दुर्गम भूभाग होने के कारण जनसंख्या क्या है? कम है। जो अरुणाचल प्रदेश भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य हो जाती है। अगर यहाँ जनजाति पूछी जाए अरुणाचल प्रदेश की, तो जनजातीय सब समुदाय का ये हिस्सा हो जाता है। भारत में अधिकांश जनसंख्या घनत्व किसका होता है? अधिक जनसंख्या घनत्व अगर बिहार का होता है, कम अरुणाचल प्रदेश का और अधिक बिहार का हो जाता है। जो कि कम घनत्व का कारण होता है भौगोलिक कठिनाइयाँ, जो कि वहाँ का भौगोलिक जैसे पहाड़ी क्षेत्र, भूभाग, जंगल हो गया, इसके कारण वहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाता है कि महात्मा गांधी 1918 में किसानों के लिए खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में किया गया था। तो ये गुजरात राज्य में किया गया था। कहाँ पर? गुजरात राज्य में किया गया था। जो कि खेड़ा सत्याग्रह किसानों को भूमि कर में छूट दिलाने के लिए किया गया आंदोलन था। और उस समय फसल खराब हो गई थी, फिर भी अंग्रेज सरकार कर वसूल रही थी। यानी कि जो फसल खराब होने के, अकाल पड़ने के कारण फसल खराब हो रही थी, लेकिन अंग्रेज टैक्स वसूल कर रहे थे। इसलिए जो कि खेड़ा सत्याग्रह किसान आंदोलन एक सत्याग्रह था। क्या था? किसान था। और नेतृत्व महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसके परिणाम क्या रहे कि सरकार को कर में राहत देनी पड़ी थी, अगर इसका परिणाम खेड़ा सत्याग्रह का, जो कि यह गांधी जी का भारत में प्रारंभिक आंदोलन था। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि मानव शरीर में मूत्र कहाँ जमा होता है। तो मानव शरीर में मूत्र हो जाता है मूत्राशय में ये जमा होता है, जो कि गुर्दे और इसका होता है कि यानी कि किडनी रक्त को छानकर मूत्र बनाती है। यह मूत्र नलिकाओं के माध्यम से मूत्राशय में जमा होता है और बाद में शरीर से बाहर निकल जाता है। जो कि औसतन इसका हो जाता है 400 से 600 ml मूत्र संग्रह कर सकता है। और ये कहाँ पर बनता है? तो ये गुर्दों में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय पहलवानों में कुल कितने पदक जीते हैं। तो इसमें कुल पदक अगर पूछे जाए तो 12 हो जाते हैं, जिसमें से 6 पदक स्वर्ण के जीते गए थे और 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते गए थे। जो कि कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन है। तो कॉमनवेल्थ 2022 का आयोजन पूछा जाए तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और भारतीय पहलवानों के लिए शानदार प्रदर्शन के नाम का रोशन किया है। इनमें कुश्ती भारत का सबसे सफल खेल रहा है। महिला और पुरुष दोनों पहलवान इसमें जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि F बराबर ma के अनुसार किस वस्तु के द्वारा बल लगाए। जो कि बल से क्वेश्चन हो जाता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाता है। जो कि यह न्यूटन के नियम के द्वितीय गति का नियम है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। इसकी इकाई जो क्या होती है? इसकी इकाई होती है
इकाई न्यूटन होती है और द्रव्यमान स्थिर और तुरंत बदलता है। यह यांत्रिकी आधार पर गति और यांत्रिकी भी होता है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि एशिया के किस देश में लोह आश्यक यानी कि आयरन का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन पाया जाता है? तो कहाँ पर? अगर देश में तो चीन में सबसे बड़ा उत्पादन भंडार पाया जाता है, जो कि चीन एशिया का सबसे बड़ा लोहे आश्यक उत्पादन उपभोक्ता है। उत्पादन और उपभोक्ता में इसके विशाल उद्योग और तेजी औद्योगिकरण के लोहे आश्यक की मांग और उत्पादन दोनों बहुत अधिक है। चीन विश्व का सबसे बड़ा लोहे इस्पात उत्पादन वाला देश हो जाता है और लोहे आश्यक जो कि स्टील मशीनरी निर्माण उद्योग में होता है, चीन आयात भी करता है क्योंकि घरेलू मांग बहुत अधिक हो जाती है। तो एशिया में भारत का दूसरा स्थान, अगर भारत से पूछे जाए तो लोहे आश्यक में भारत का दूसरा स्थान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध 80 स्तंभों वाले सभा भवन के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र कुम्हार जो कि बिहार में पाटलिपुत्र स्थित है, यहाँ पर इसके प्राप्त हुए हैं, जो कि कुम्भहार से प्राप्त सभा भवन मौर्यकालीन का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भवन लकड़ी और पत्थर के स्तंभों से निर्मित है और प्रशासनिक कार्य के लिए प्रयोग होता है, जो कि पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की क्या रही है? राजधानी रही है। 80 स्तंभों वाला मौर्य वास्तुकला का प्रमाण जो कि खोज हुई थी पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक के जनक कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं। अशोक के शासन कला में प्रशासन और दोनों का विकास हुआ है, यानी कि शासन कला और प्रशासन का दोनों का विकास हुआ है। नेक्स्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता कौन सा रहा है? तो कौन सा देश रहा है? भारत। अगर विकल्पों के आधार पर ये डिपेंड करता है कि आखिर क्वेश्चन में विकल्प कौन कौन से दिए गए हैं। जो कि भारत से है, तो भारत में ऊर्जा उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा कोयले पर निर्भर करता है, जैसे कि बिजली उत्पाद उद्योग और सीमेंट में कोयले की बड़ी भूमिका होती है। भारत ऊर्जा क्षेत्र में कोयला प्रधान देश रहा है, जो कि भारत। और अगर उसमें राज्य पूछे जाते प्रमुख कोयला क्षेत्र जैसे झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी जो कि कोयला इंडिया लिमिटेड हो जाती है। कोयला अभी भी भारत ऊर्जा का सुरक्षा आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कटमोस यानी कि कटौती प्रस्ताव का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? तो संसद की बजट प्रक्रिया से ये संबंधित हो जाता है, जो कि कटौती प्रस्ताव का उपयोग लोकसभा में सरकार जो कि लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत है में सरकार के किसी खर्च का असहमति जताने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना कराता है। जो कि कटौती प्रस्ताव है केवल लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ पर? लोकसभा, जो कि 81 लोकसभा में आर्टिकल में है, जो कि यह वित्तीय नियंत्रण का साधन हो जाती है और सरकार जवाबदेही तय करती है। और 3 प्रकार की होती है, नीति कटौती, आर्थिक कटौती और टोकन कटौती। ये 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि क्रिकेट में यदि गेंद सीधे स्टंप पर लगती है तो और गिल्लियां गिर जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बोल्ड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बोल्ड कहा जाता है। यानी कि जब बल्लेबाज को गेंद नहीं छू पाता है और गेंद सीधे स्टंप पर टकराकर गिल्लियां गिरा देती है तो बल्लेबाज क्या हो जाता है? आउट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 की नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के माध्यम से उद्योग, जो कि 1991 की आर्थिक नीति है, जो कि 1991 की आर्थिक नीति भारत में आर्थिक संकट के बाद लाई गई थी। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था खोलना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना होता है। इसे लागू कब किया गया था? 1991 में इसे लागू किया गया था, जो कि तत्कालीन अगर वित्त मंत्री पूछे जाओ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और लाइसेंस राज की समाप्ति और निजी विदेशी कंपनियों को बढ़ावा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? और जो कि इसके संस्थापक तो हो जाते हैं आत्माराम पांडु के। आत्माराम पांडु ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, जो कि मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। जो कि प्रार्थना समाज की स्थापना सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों से की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य हो जाता है जाति भेद, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना होता है।
तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में स्थान बॉम्बे यानी कि वर्तमान मुंबई में और किससे प्रभावित होकर इस समाज की स्थापना हो गई थी? ब्रह्म समाज के विचार से प्रभावित होकर, जो कि समाज सुधार और सुधार पर जोर दिया, ना कि राजनीतिक आंदोलन पर इस पे जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले आकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था आइजैक ने। आइजैक के द्वारा, जो कि गुरुत्वीय नियम है, जो कि आइजैक के द्वारा दिया गया था। तो न्यूटन ने इसे बताया है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। जो ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। इसी बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। इसका नियम का नाम हो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है और ग्रह की गति पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाता है? मैंडोलिन से इसका संबंध हो जाता है यू श्रीनिवास का, जो कि यू श्रीनिवास पश्चिमी वाद्य यंत्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत की नई पहचान दिलाई है। इनका पूरा नाम पूछा जाए तो उपलव श्रीनिवास हो जाते हैं। ये बाल कलाकार के रूप में प्रसिद्ध रहे और कर्नाटक संगीत शैली से हैं। मैंडोलिन के शास्त्रीय मंच पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो ये विकल्पों के अनुसार ये डिपेंड करती है, यानी कि हिंदी, अगर जैसे ऑप्शन के अनुसार वैसे आंसर हिंदी है। तो भारत की कुछ भाषाओं को उनको प्राचीन साहित्य और ऐतिहासिक महत्व के आधार पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जो कि हिंदी को यह दर्जा प्राप्त नहीं है। हिंदी को दर्जा यह प्राप्त नहीं है। जिसमें शास्त्रीय भाषा देखी जाए तो जैसे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडी, हिंदी। हिंदी राजभाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। हिंदी क्या है? एक राज्य भाषा है और शास्त्रीय भाषा नहीं है। शास्त्रीय भाषा के लिए प्राचीन साहित्य का आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 647 ईस्वी यानी कि एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। क्योंकि हर्षवर्धन उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य बिखर गया, क्योंकि कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था। अगर इनका शासनकाल पूछा जाए तो इनका शासनकाल रहेगा 606 से 647। हर्षवर्धन, अगर हर्षवर्धन की राजधानी तो कन्नौज है और बौद्ध धर्म के इस संरक्षण थे, और इसके इन शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वज्जी संघ यानी कि वज्जी संघ का सबसे शक्तिशाली प्रमुख कुल कौन सा था? तो लिच्छवी सबसे शक्तिशाली प्रमुख कुल हो जाता है। कौन सबसे शक्तिशाली? लिच्छवी, जो कि वज्जी संघ प्राचीन भारत का एक गणराज्य रहा है। इसमें कई कुल शामिल थे, जिसमें लिच्छवी सबसे प्रभावी थी। वज्जी एक गणतंत्र आत्मक व्यवस्था है। इसकी राजधानी पूछी जाए तो वैशाली, और लिच्छवी प्रशासनिक रूप में शक्तिशाली, और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। चलिए, तो अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात यानी कि सबसे अधिक हो जाता है? तो केरल में, यानी कि 1084 हो जाता है, और सबसे कम पूछा जाए तो 879 हो जाता है, जो कि महिलाओं पर डिपेंड करता है। जैसे कि महिला कितनी होगी, यहाँ पर 1000 महिला होगी और 1084 पुरुष हो गए, और यहाँ पर भी महिला 1000 हो गई, और यहाँ पर पुरुष की कमी है और यहाँ पर अधिकता है। 1000 से इस पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट इसके फैक्ट देख लेते हैं। फैक्ट हो जाता है कि लिंगानुपात का अर्थ होता है, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केवल शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सामाजिक जागरूकता बेहतर होने के कारण लिंगानुपात अधिक है। जो कि जनगणना है 2000, केरल महिला लिंगानुपात है। हरियाणा सबसे समय में कम लिंगानुपात की समस्या है। लिंगानुपात सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण सांकेतिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हो जाते हैं, जो कि गोपाल जी ने गांधी जी को भारतीय राजनीतिक की व्यवहार समझ दी है। गांधी जी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु यानी कि मार्गदर्शन मानते हैं। जो कि गोखले कैसे नेता थे? एक नरमपंथी नेता थे। इनकी स्थापना पूछी जाए तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी।
जो कि गांधी जी गोखाली को अत्यंत सम्मान दिया और राजनीतिक शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि दिल्ली के मेहरौली में स्तंभ लोहे स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाती है? तो 23.8 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। कितनी? 23.8 फीट, जो कि लोहे स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु कर्म का अद्भुत उदाहरण है, जहां हजारों वर्षों से बिना जंग लोहे लगे खड़ा है। जो कि इससे अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण काल गुप्त काल में। इसके निर्माता चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विशेषता है इसकी जंग ना लगना इसका होता है। कुतुब परिसर मेहरोल स्थान इसका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस आंतरिक एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इस नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक शक्तिशाली हो जाता है अंतरिक्ष दूरबीन, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति दूरदर्श आकाशगंगाओं का अध्ययन करता है। ये लॉन्च अगर पूछा जाए तो 2021 में इसे लॉन्च किया गया था और हवाल का उत्तराधिकारी गहरे अंतरिक्ष का अध्ययन के लिए ये उपयुक्त हो जाता है। अगर इसका पूरा नाम भी पूछा जाए तो ये हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना हो जाता है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है। जो कि भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान सबसे बड़ा इसका भूभाग विधि भौगोलिक क्षेत्र स्वरूपों से भरा है। जो कि भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व में इसका 7वां स्थान और पहला सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। विविधता जैसे पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल पाए जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है गुलाम या फिर मामलुक वंश या फिर वंश के शासकों का सही कालम, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। इसका स्थान इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश की नींव रखी थी, जो कि गोरी का ये दास हो जाता है। 1206 से 1210 तक रहा, जिसमें इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और इसी के द्वारा है कुतुब मीनार को इसे पूर्ण कराया गया था। अगर कुतुब मीनार की नींव पूछी जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और जिसमें बलवन हो जाते हैं 1266 से 1287। इसने सिजदा एवं पोबोस जारी किया था। चलिए इसके फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट हो जाता है कि गुलाम वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने संगठित और बलवन ने सुदृढ़ प्रशासनिक कराया था। और अगर गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। जो कि ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान हो जाता। इल्तुतमिश प्रशासनिक ढांचे और बलबन ने लोहे एवं लकत की नीति को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 39A, यानी कि ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि 39A ये मतलब होता है कि किसी भी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, अगर स्मॉल a आ जाए तो वो ऐड है, उसमें संविधान में ऐड है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39A को जोड़ा गया था। जो कि अनुच्छेद 39 से राज्य की यह निर्देश देता है कि आर्थिक सामाजिक कारणों में कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। यह निर्देशित तत्वों में शामिल है इसका समान न्याय व्यवस्था और गरीबी, महिला, SC ST को कानूनी सहायता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली के लाल किले रेड फोर्ट को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? लगभग 110 वर्ष लगे थे, जो कि 1638 या फिर 39 में और 1864 ईस्वी में ये बना गया था। जो दिल्ली का लाल किला है का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहांबाद में करवाया था। यह मुगल स्थापत्य कला में श्रेष्ठ उदाहरण हो जाता है। अगर इसके निर्माता पूछा जाए तो निर्माता शाहजहां होता। वास्तुकार, अगर इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी और निर्माण सामग्री इसमें लाल बलुआ पत्थर लगा यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको मिला है। और स्वतंत्रता दिवस पर PM इस पर भाषण यहीं से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपातकाल के दौरान संसद आर्टिकल 79 में हो जाती है।
संसद के राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 250 में संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय सांसद को यह विशेष अधिकार मिला है कि वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सके। केवल राष्ट्रीय आपातकाल में लागू थे, संघीय ढांचे में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, जो कि आपातकाल के समय आपने देखा है, जो कि संघ मतलब केंद्र और राज्य यानी कि स्टेट की शक्तियों को संघ ले लिया जाता है। इसलिए हमारा जो संविधान है वो अर्ध संघात्मक हो जाता है। कैसा है हमारा संविधान? अर्ध संघात्मक हो जाता है, क्योंकि आपातकाल के समय स्टेट की शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि गा रोहले गोबे किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो एक कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाता है, और इसी लोक नृत्य में बड़े रंगीले पुलों का उपयोग किया जाता है। पुतलों का उपयोग किया है धार्मिक जुलूसों के लिए है। पारंपरिक लोक नृत्य गोबे गुड़ियों कर्नाटक का सांस्कृतिक पहचान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया हो जाता है। आपने सबसे बिल्कुल पॉपुलर उदाहरण देखा होगा कि गाड़ी पर हम जब ब्रेक लगाते हैं तो आगे और पीछे की तरफ, यानी कि जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो पीछे की तरफ, और जब रुकती है तो आगे की तरफ, यानी कि किसी प्रतिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। किसी भी चीज को तुरंत आगे ले गई और तुरंत उसका पीछे की आना, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया, ये तीसरे नियम पर होता है। जो कि जब बंदूक गोली आगे चलने तो और निकलती है तो क्रिया, और तो बंदूक उतनी ही बल की ओर पीछे की ओर लगता है, तो यह प्रतिक्रिया। इसी कारण पीछे की ओर झटका महसूस होता है। क्या होता है? झटका महसूस। आपने यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि स्थिति के आधार पर विभाज्योत ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। विभाजित ऊतक हो जाते हैं जिससे हम शीर्षस्थ या फिर अंतःवृष्ट कहा जाते हैं, या पार्श्व इसे कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ये ऊतक होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक कोशिकाओं को लगातार विभाजित होती रहती हैं, जो कि जड़ें, तने और लंबाई होती हैं, गांठें पर होती हैं ये, और मोटाई बढ़ने में सहायक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है पारंपरिक थ्री क्रिस्ट फेस्ट किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गोवा राज्य का हो जाता है। कहाँ पर? ये गोवा राज्य का है। जो कि थ्री किंग्स फेस्ट ईसाई समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी कथा पर आधारित होता है। यह पर्व एपिफेनी से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाकर कि कोंकण और विदर्भ क्या है? कोंकण और विदर्भ राज्य के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र ये हो जाते हैं महाराष्ट्र के हो जाते हैं। महाराष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है, जिसमें महाराष्ट्र के भौगोलिक रूप से कई भागों में बांटा गया है, जैसे कोंकण और विदर्भ रूप क्षेत्र दिया जाता है। कोंकण कहाँ का हिस्सा हो जाता है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र का। विदर्भ पूर्वी महाराष्ट्र का पठारी भाग। अन्य क्षेत्र जैसे मराठावाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिकेट में स्टंप के पीछे गेंद रोकने वाले खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? विकेट कीपर को कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित हो जाता है एशियाई विकास बैंक का, जो कि एशियाई विकास बैंक हो जाती है एशियाई डेवलपमेंट बैंक और बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रांत के क्षेत्रों में आर्थिक नीति सामाजिक बढ़ावा, जो कि स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रयान 3 में लैंडिंग स्थल यानी कि दक्षिणी ध्रुव को किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ये तीसरा मिशन था। तीसरा मिशन था, जो कि 4 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन को चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, सफलतापूर्वक हुआ था, जो कि इसकी हो जाती है
23 अगस्त 2023 को ये पहुंचा था और भारत के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश का बनाया था और लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और श्रीलंका जल डमरू माध्य अलग करता है, तो ये किसको करता है भारत और श्रीलंका? तो ये उत्तर जल डमरू माध्य को अलग करता है। तो जब पाकिस्तान यानी कि पाक जल डमरू माध्य एक संकीर्ण समुद्र है जो कि पाकिस्तान का एक संकीर्ण रास्ता है, चौड़ा नहीं है, बहुत ही कम चौड़ा है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका द्वीप को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को, जो कि पाक जल डमरूमात की चौड़ाई 40 से 50 किलोमीटर होगी और भारत और श्रीलंका के बीच है और यह राम सेतु में स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि तेज और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 2007 से 2012 तक ये पंचवर्षीय योजना रही है, जो कि भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास और राज्य रणनीति तय करने के लिए बनाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक समानता और विकास पर विशेष बल दिया गया है, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 12 रही है और इस योजना का उस समय कार्यरत थी। इसका नारा हो जाता फास्टन और मोन, इसका ग्रोथ इसका नारा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारे फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। हमने 100% बिल्कुल रियल क्वेश्चनों के साथ आपको इस वीडियो में कराए हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आने वाले शिफ्टों में अगर किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम है तो उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो। तो थैंक यू सो